हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको नीति। ये हमारा फिफ्थ सेशन है यूजीसी नेट एक्सेलरेटर सीरीज का। इस सेशन में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। मेक श्योर आपने हमारे प्रीवियस माइक्रो एंड मैक्रो के सेशंस देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज आप जाके उसको देखिए एंड उसके मॉक को जरूर लगाइए, जो कि हमारे वेबसाइट इको नीति पे अवेलेबल है। इट्स टोटली फ्री। ओके। एंड टुडे वी डील विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्वेश्चंस, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है विच विच इज टोटली रिलेटेड कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है। अगर हम लेस टाइम है हमारे पास तो हम पीवाईक्यूज को ही बहुत थॉरली डिस्कस करके हम अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड अप्रोक्स 70% सिलेबस आपका पीवाईक्यूज से ही हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा ये फिफ्थ सेशन है एंड मेक श्योर कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आप हमारे इको नीति, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जस्ट लाइक इको नीति कम्युनिटी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे रिसोर्सेस, पीडीएफ्स, पीवाईक्यू डिस्कशन जो अभी हम करेंगे, ये सारे आपको रिसोर्सेस यहीं से मिलेंगे। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने हमारे माइक्रो के मॉक को नहीं लगाया है, विच इज टोटली अवेलेबल फ्री ऑन आवर website, go and check yourself. Mac and another macro uh, is also available by tonight. Okay, so let's get started. स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया, माइक्रो हम कर चुके हैं, दोनों सेशंस, मैक्रो भी कर चुके हैं। एंड टुडे, आज हम डील करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को, आज एंड कल। एंड मेक श्योर ये आप सारे डेट पेन करके रख लो। देखो, हम लोगों ने 19th of December यू ऑल कंप्लीटेड द पीवाईक्यू। अगर आपके पास प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है और अभी आप प्रिपेयर नहीं किए हो, सोच रहे हो प्रिपेयर करने के लिए, सो जस्ट गो फॉर इट, ये वाला अटेम्प्ट दो। एटलीस्ट पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से पढ़ लो, ताकि हम आगे चल के हमारा कुछ, मतलब हम नेट, इवन नेट के लिए क्वालिफाई रहे। ओके। So our first question is, which of the following are correct about the foreign trade policy 2023 of India? पहले ये क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप रिकॉर्डिंग ये देख रहे हो तो सबसे पहले आप पॉज कर लेना वीडियो एंड अपने ऑप्शंस को एनालाइज करना एंड देन अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन से मैच करना। ओके। India's FTP 2023 promotes cross-border trade in digital economy. Okay, options are, oh God, यहाँ पे लिखा है, डोंट, मैंने देखा नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंडिया एफटीपी 2023 promote cross border trade in digital economy, yes. Second option is FTP 2023 emphasize on creation of e-commerce export hub, yes. It prohibits export and import of arms and related material to Iran, yes. This is also, this is not G, ये C है, yes, ये भी correct है। It prohibit import of charcoal from Somalia, yes, this is also correct। It emphasized the strengthening trade with democratic, no, this is not correct, right? ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आंसर दे दिया तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बट वन ऑफ द, ये तो मतलब अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हमारा, मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट बता दे रही हूँ इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में, राइट? तो जो हमारे ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये रिप्लेस्ड होकर के आया था। इसको किस रिप्लेस किया गया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015, 2015-20 से रिप्लेस किया गया था और इसको लॉन्च किया गया 31 मार्च। मेक श्योर आप इसको लिख रहे होगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ पॉइंट्स हैं, कभी हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले, इसके फीचर्स पूछ ले।
ओके, 2023 में लॉन्च किया गया था। ये पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आपकी डायनामिक एंड ओपन माइंडेड है। व्हाट आई से, डायनामिक एंड ओपन एंडेड पॉलिसी। ओपन एंडेड पॉलिसी क्या मतलब, क्या होता है कि इसका कोई एंड नहीं है। इस मतलब ये पॉलिसी का कोई एंड नहीं है, हम चाहे इसको ईयर्स तक मॉडिफाई कर सकते हैं। ओपन एंडेड पॉलिसी है। ये छोटे छोटे नोट्स आप बना करके अपने जहाँ स्टडी टेबल पर पढ़ते हो उसी के पास वॉल पे चिपका देना ताकि आपको याद रहे। एम क्या है, एम क्या है इस पॉलिसी का, बूस्टिंग, बूस्टिंग इंडियाज एक्सपोर्ट टू $2 ट्रिलियन कि 2030 तक हमको इंडिया का एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन तक करना है। अब याद रखना ये डेटा, 2 ट्रिलियन एंड 2030 आपको ऑप्शन में दे देगा। जैसे दे देगा कि 2035, 2040, 2027, ठीक है। तो आपको ये डेट याद होना चाहिए, ये सारे डेटा आपको रिमेम्बर होना चाहिए। ठीक है। नाउ न्यू अप्रोच समथिंग, मतलब पिछले वाले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से और इस वाले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। न्यू अप्रोच, टैक्स रेमिशन, टैक्स रेमिशन इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ इंसेंटिव्स। मतलब कि पहले इंसेंटिव्स दे रहे थे, अब हम टैक्स रेमिशन यानी टैक्स में रेमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट, एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सारे फीचर्स है, इसको पॉइंटर में लिखते जाना क्योंकि स्टेटमेंट वाइज आ सकता है। एक्सपेंडिंग प्रमोशन टू emerging areas like ई-कॉमर्स, ई कॉमर्स तक प्रमोशन, मतलब कि ये सारे एरियाज को प्रमोट करना, ई कॉमर्स एंड डिस्ट्रिक्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट, राइट। ये तो हमने बात कर लिया कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, क्या न्यू अप्रोच है। अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके फीचर्स एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपके स्टेटमेंट वाइज में दे सकता है। तो लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स, यू आई मेक श्योर कि आप ये सब लिख लेना, ठीक है। ओके, ओके। तो पॉइंटर्स में मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स, ईज, फर्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि रिड्यूस, रिड्यूस द बर्डन ऑन, मतलब जो एक्सपोर्टर पे बर्डन है किसी भी प्रकार का उसको रिड्यूस करना, बर्डन ऑन एक्सपोर्टर्स। ये लिखते जाना सारे पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका इंक्रीज डिजिटाइजेशन, इंक्रीज डिजिटाइजेशन, जो कि हमने देखा ही है। थर्ड पॉइंट है आपका एनकरेज, एनकरेज इमर्जिंग सेक्टर्स, इमर्जिंग सेक्टर्स। देखो क्योंकि अगर हम यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं ना, तो हमारे जितने भी ऑल इंडिया के सेट होते हैं वो भी हम दे सकते हैं। अगर यहाँ ये पूछा है तो और किसी भी सेट एग्जाम में ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूछ सकता है, इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में करा रही हूँ। ओके, ई कॉमर्स, इसके इमर्जिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं, ई कॉमर्स, डिजिटल ट्रेड यानी कि ट्रेड को डिजिटलाइज करना, प्रमोट करना, डुअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डुअल यूज ऑफ technologies, you cannot write so fast। थर्ड, फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रमोट करना ट्रेड को,
राइट। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया की रुपी में ट्रेड होना। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट जिसमें आपका वोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट आता है, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स। तो ये सारे कुछ जो पॉइंटर्स थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे कि अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से कुछ भी आ जाए, मैं करने के लिए इसको कैपेबल हूँ क्योंकि हमने सारे पॉइंटर्स देख लिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये मैंने आपको चीट नोट्स दिए हैं। नेचर एंड ड्यूरेशंस, टारगेट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिस्ट्रिक्ट एज अ हब, टाउन, ई कॉमर्स, पेमेंट, ये सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, तो आप इसको देख लेना एक बार। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर दैट कंट्री बी इज कैपिटल अबंडेंट कंट्री। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये है कि हमने ऑप्शन में नहीं जाना, कैपिटल अबंडेंट देखा है, तो ये हेक्चर रोलिन मॉडल का है। तो इसमें दो पहले ये कंसेप्ट, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, लेकिन आपको इसके आसपास के कंसेप्ट भी बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अगर आपसे कैपिटल अबंडेंस पूछे, कैपिटल इंटेंसिव पूछे, तो दो टर्म्स होते हैं, उसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। पहला क्या टर्म है? एक होता है फैक्टर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बहुत कंफ्यूजन होता है, एंड दूसरा होता है फैक्टर अबंडेंस। ठीक है, फैक्टर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी आपका कैसे बना है, वो लेबर से बना है, लेबर द्वारा बनाया गया है कि कैपिटल द्वारा बनाया गया है। जैसे सपोज आपका वाई है, वो क्या है, वाई आपका एक कमोडिटी है, वो कैपिटल उसमें ज्यादा यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। तो अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है कि कैपिटल अपॉन लेबर नेशन वन का X commodity is less than capital upon labor nation 2 का Y commodity। तो आपसे अब ऑप्शन में पूछ सकता है कि बताओ नेशन टू आपका क्या है, कैपिटल, नेशन टू में कमोडिटी वाई आपका क्या है, कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव। क्योंकि इसमें कैपिटल ज्यादा यूज हुआ है तो इसलिए ये रेशियो ज्यादा है, इसीलिए ये ग्रेटर देन है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेशन टू में जो वाई कमोडिटी है वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव। और नेशन वन में लेबर ज्यादा यूज हो रहा है, तो अगर ये डिनोमिनेटर ज्यादा है तो होल रेशियो कम है, इसलिए ये लेस देन है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं फैक्टर अबंडेंस के टर्म पे। तो फैक्टर अबंडेंस में आपका, फैक्टर अबंडेंस का मतलब क्या होता है कि कोई, मतलब अमाउंट, अमाउंट में ज्यादा है अबंडेंस। तो हम इसको दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक है फिजिकल यूनिट, फिजिकल, एक है रिलेटिव प्राइसेस के रूप में, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर। ठीक है, फिजिकल यूनिट में क्या कह सकते हैं, फिजिकल यूनिट में यानी कि अमाउंट ऑफ, अब हम नेशन टू के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, नेशन टू के पर्सपेक्टिव, जो कि है कैपिटल अबंडेंट नेशन है। कैसे है ये देखेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर अवेलेबल, ये आपका फिजिकल यूनिट के केस में है, अवेलेबल। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं, यहां मैं लिख देती हूँ, इसको लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ लेबर इज of nation 1 is greater than total amount of capital upon total amount of labor of nation 2, देन हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेशन टू में कैपिटल को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा नेशन टू हमारा क्या है, कैपिटल अबंडेंस, कैपिटल अबंडेंस। ये ऐसे हुए लिखा हुआ एग्जाम में आता है, अबंडेंस। ठीक है, अब यहाँ याद रखना, जिस कंट्री में जो चीज अबंडेंस होता है
वो चीप होगा, सस्ता होगा वो कमोडिटी। ठीक है, उस फैक्टर का प्राइस कम होगा, यानी कि कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल सस्ता है तो यहाँ पे इसका रेंट कम होगा। कैपिटल का फैक्टर प्राइस क्या होता है, रेंट कम होगा। तो यहाँ पे ये मेजर होता है रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर। ये मेजर होता है रिलेटिव। अब लेबर का फैक्टर प्राइस क्या है, लेबर का प्राइस क्या है, वेजेस, कैपिटल का क्या है, रेंट, राइट। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ आपको आए एग्जाम में कि नेशन वन इज लेस देन डब्ल्यू अपन आर रेशियो ऑफ नेशन टू, अब आपसे पूछे कि बताओ कौन इसमें से कैपिटल अबेंडेंट है। तो कैपिटल अबेंडेंस मतलब कि वहां पे कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा होने की वजह से वहां पे कैपिटल चीप होगा, चीप होने की वजह से रेंट उसका कम होगा, तो दिस इज लेस। ये अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ये रेशियो ज्यादा होगा, सॉरी ये रेशियो कम होगा, ये रेशियो आपका क्या होगा, ये रेशियो आपका कम होगा। इसको हम ऐसे करते हैं, ये रेशियो आपका कम होगा तो हम ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे नेशन वन आपका मान के चल रहे हैं, अगर वहां पे नेशन वन में आपका नेशन वन में आपका क्या है, वो वेजेस हैं। ओके, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया था। अब नेशन टू में क्या है, रेंट, रेंट कम है, कैपिटल का रेंट कम है, चीप है, सस्ता है, इसलिए ये रेशियो क्या हो गया, ये रेशियो कम हो गया। यानी हम ये बोल सकते हैं कि नेशन टू इज कैपिटल अबंडेंस और नेशन वन इज लेबर है, ये रेशियो डब्ल्यू इसका कम है इसलिए ये इसका होल रेशियो कम है, तो ये नेशन वन इज लेबर अबंडेंस। ठीक है, ये डिफरेंस है लेबर अबंडेंस है लेबर इंटेंसिव। इंटेंसिव जब आ जाता है तो कमोडिटी से रिलेटेड हो जाता है। नाउ अब हम कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कुछ भी कंसेप्ट आएगा तो हम पढ़ लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ लेबर। देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ लेबर, बी इज ग्रेटर देन टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ लेबर। ए का है, यानी कि कैपिटल ज्यादा है और लेबर कम है। तो हमें क्या पूछ रहा है, कैपिटल एवर्टेंस, हाँ तो ए करेक्ट है। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं, नहीं ये तो लेबर हो जाएगा, ये लेबर अबेंडेंस हो जाएगा। प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, रेंट अपॉन प्राइस ऑफ लेबर डब्लू। ठीक है, प्राइस ऑफ कैपिटल रेंट और प्राइस ऑफ लेबर डब्लू इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ लेबर। ऑप्शन नंबर थ्री को मैं देख रही हूँ, ए। यानी कि ये रेशियो ज्यादा है। क्यों, अगर क्योंकि क्यों क्यों होगा, क्योंकि वेजेस महंगा है, और जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो होल रेशियो कम हो जाएगा। क्योंकि कंट्री बी में लेबर सस्ता है, कंट्री बी में रेंट सस्ता है एंड कंट्री ए में लेबर, सॉरी रेंट महंगा है, दैट्स व्हाई दिस वन इज ग्रेटर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हो। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following comprises the current account of balance of payment? राइट, करंट अकाउंट के बारे में पूछा है तो करंट अकाउंट में सिर्फ आते हैं आपके इनविजिबल एंड विजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, यही आते हैं। इनविजिबल एंड विजिबल आइटम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। तो इनविजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यस, डायरेक्ट इन नो नो ये नहीं आएगा, यूनिलेटरल यस, बोरोविंग्स फ्रॉम द नो, ये एसडीआर कहाँ से आ गया, ओके, एएनसी एएनसी एएनसी, ओके, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ गॉड, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, इसको आप जरूर से पढ़ लेना, फेवरेट टॉपिक। ओके, स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम है। स्टॉल्पर सॉल्यूशन सैमुअल्सन थ्योरम postulate that an increase in the relative price of a commodity, ओके ओके। सबसे पहले ऑप्शन जाने से पहले मैं आपको स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम बता देती हूँ कि क्या है।
उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं सब कुछ देख लेते हैं। तो स्टॉल्पर्स एमुलेशन थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी कमोडिटी पे अगर टैरिफ लगेगा, जो टैरिफ लगेगा वो उस कमोडिटी के फैक्टर प्राइसेस के रिटर्न को बढ़ा देगा। मैं क्या बोल रही हूँ कि एन इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइसेस, यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस, किसी भी कमोडिटी पे टैरिफ लगेगा तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और ये टैरिफ लगने के बाद जो इस कमोडिटी में इंटेंसिव इंटेंसिव फैक्टर यूज हुआ है उसका रिटर्न बढ़ जाएगा। ठीक है। इन उसका रिटर्न बढ़ जाएगा टैरिफ लगने के बाद। यही है स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम। सो एन इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एग्जांपल, टैरिफ लग गया, टैरिफ ईटीसी raises the return to the factor। अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन इट्स प्रोडक्शन। ठीक है। इसके प्रोडक्शन में जो इस कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर इंटेंसिवली यूज हुआ है उसका रिटर्न बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि किसी भी कमोडिटी पे अगर हमने टैरिफ लगाया तो ये कैसे, इसका चेन क्या बन सकता है। टैरिफ इम्पोज्ड, जैसे नेशन टू है। नेशन टू हमारा क्या है, कैपिटल अबंडेंट, कैपिटल अबंडेंट है। और इसके इंपोर्ट पे टैरिफ लगाया, मतलब इसका इंपोर्ट क्या होगा नेशन टू का, वो कैपिटल कैपिटल अबंडेंट है तो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी को, लेबर अबंडेंट कमोडिटी को इंपोर्ट कर रहा होगा तो इसका इंपोर्ट क्या है, लेबर इंटेंसिव। अब सरकार ने इस पे टैरिफ लगा दिया, राइट, टैरिफ ऑन लेबर इंटेंसिव, जिसकी वजह से जो लेबर इंटेंसिव है, रिटर्न जो लेबर, अब इसका प्राइसेस बढ़ गया, प्राइस बढ़ जाने के बाद इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा फायदा हो रहा है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाने में, और ज्यादा फायदा हो रहा है तो सभी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी वजह से वेजेस राइज हो जाएगा। यही स्टॉल्पर सैमुअल्सन बोल रहा है, यानी कि रिटर्न टू लेबर विल इंक्रीज, यानी कि रियल वेज इसका बढ़ जाएगा। और नेशनल इनकम शेयर में बिफोर, जैसे कि मान लो ये बिफोर ट्रेड था, ट्रेड की वजह से ये हमारा वेजेस एंड ये रेंट है, इसका शेयर आफ्टर टैरिफ बिफोर टैरिफ ये सिचुएशन था, एंड आफ्टर टैरिफ नेशनल इनकम में इसका शेयर बढ़ जाएगा, वेजेस का शेयर बढ़ जाएगा, राइट। तो यही है आपका स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम। ये बहुत मतलब ये बहुत एज 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 इट इज उठ के आता है, एज इट इज। तो अगर आप बस इतना ही याद कर लोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। सो अब ऑप्शन पे जाते हैं, इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यस, रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रेजेस द रिटर्न टू अ फैक्टर यूज इंटेंसिवली, यानी कि उस प्रोडक्ट में जो यूज हो रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। यस, अर्निंग बढ़ जाता है। ये तो करेक्ट है। एक बार ये तो करेक्ट हो गया, नीचे जाने की कोई वैल्यू नहीं है, ये डिक्रीज कर रहा है देखो, कुछ घटेगा नहीं। एन इंक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रेजेस द अर्निंग ऑफ अ फैक्टर यूज स्केर्सली, नो स्केर्सली नहीं होगा, इंटेंसिव यूज हो रहा है। अ डिक्रीज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रेजेस द अर्निंग ऑफ अ फैक्टर यूज इंटेंसिवली। अरे डिक्रीज, ओके डिक्रीज मैं पूरा पढ़ रही थी। तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हमने इसलिए बहुत थोड़ा सा टाइम दिया क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टॉल्पर सैमुअल्सन रिपीटेड है तो यू कैन डू इट इजिली। हाँ ओके, मैंने राइट अप भी दिया है, यू कैन सी इट। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। ओके, मैच द फॉलोइंग फॉलोइंग
मैच द फॉलोइंग स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, एमर्सराइजिंग और मर्केंटाइलिज्म, सेकुलर। ओके, स्पेसिफिक फैक्टर मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ABCD। जब मैं एग्जाम देने जाती हूँ तो ऐसे ही लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। स्पेसिफिक फैक्टर ये आपका जाएगा, दिस गोज टू, ओके, ऑप्शन नंबर 4। इमर्सराइजिंग ग्रोथ इज जगदीश भगवती, मर्केंटाइलिज्म थॉमस मन, and secular deterioration of terms of trade is goes to 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। yes, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये तो करेक्ट हो गया। नाउ अब हमें इसके पूरे कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं कि स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या है, इमर्सराइजिंग ग्रोथ क्या है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो अगर ये सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो इजीली होते जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ओके, सो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या होता है? स्पेसिफिक, मेक श्योर यू राइट ऑल दिस थिंग्स। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल ये आपका एक शॉर्ट रन मॉडल है, शॉर्ट रन मॉडल है, राइट। शॉर्ट रन मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अगर आपको अनदर नाम से ऐसे दे दिया शॉर्ट रन मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इज नथिंग बट स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। ये क्या शो करता है? शोज हाउ ट्रेड अफेक्ट, हाउ ट्रेड, हाउ ट्रेड अफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे ट्रेड आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है विद इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री। ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं बहुत इजीली समझा दूंगी क्या है ये। तो इसको, इस कंसेप्ट को किसने दिया था? इसको दिया था, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिकार्डो। इसको सबसे पहले रिकार्डो ने इसको रोनाल्डो ने, सॉरी, रोनाल्डो ने, रोनाल्ड जोन्स एंड पॉल सैमुअल्सन ने डेवलप किया था, पॉल सैमुअल्सन। एंड इसको वाइनर मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइनर मॉडल। ये सारे चीजें याद रखना, ठीक है, वाइनर मॉडल बोलते हैं। ओके, नाउ इस स्पेसिफिक फैक्टर क्यों बोला गया है? क्योंकि इस मॉडल में तीन फैक्टर्स के बारे में बताया गया है। तीन फैक्टर्स, हमेशा दो फैक्टर का यूज होता है, 2x2 मॉडल होता है, बट यहाँ थ्री फैक्टर्स है। थ्री फैक्टर्स यानी यहाँ पे क्या क्या है? एक लैंड है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड एंड कैपिटल ये आपके स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब जिस इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं वहीं पे है, स्पेसिफिक है लैंड एंड लेबर। लेकिन लैंड एंड कैपिटल, लैंड एंड कैपिटल आपके स्पेसिफिक फैक्टर हैं, लेकिन आपका जो लेबर है वो मोबाइल फैक्टर है। मोबाइल फैक्टर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाला। ये दोनों आपके इमोबाइल फैक्टर है, इमोबाइल फैक्टर, ठीक है, इमोबाइल फैक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में थी। लेकिन अब स्पेसिफिक फैक्टर एग्जैक्टली है क्या? इस ये क्या बोलता है कि ट्रेड विल हैव एन एम्बिगुअस इफेक्ट ऑन द नेशंस मोबाइल फैक्टर। ट्रेड की वजह से जो भी मोबाइल फैक्टर है उस पे एम्बिगुअस इफेक्ट होता है, बट बेनिफिट द इमोबाइल फैक्टर स्पेसिफिक टू द नेशन। ट्रेड की वजह से, ट्रेड की वजह से जो मोबाइल फैक्टर है, विच इज, कौन है यहाँ पे? मैंने बोला मोबाइल फैक्टर यानी लेबर। इस पे इफेक्ट जो है ट्रेड की वजह से एम्बिगुअस इफेक्ट है। एम्बिगुअस हम कुछ बता नहीं सकते कि क्या इफेक्ट है, इसको बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वी कैन से दैट, राइट। एम्बिगुअस इफेक्ट है, बट बेनिफिट, बेनिफिट दी इमोबाइल
इमोबाइल फैक्टर, एग्जैक्टली यही टर्म यू उठ करके आता है, यही टर्म लिख करके आता है आपके, स्पेसिफिक टू द नेशंस, स्पेसिफिक टू द नेशंस एक्सपोर्ट कमोडिटी और सेक्टर्स एंड, मतलब बेनिफिट करता है जो उस एक्सपोर्ट सेक्टर के स्पेसिफिकली वो कमोडिटी यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट, कोई एक्सपोर्ट सेक्टर है, वहां पे कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा है स्पेसिफिकली उस सेक्टर में, तो उसको बेनिफिट होगा। लेकिन हार्म किसको करेगा ट्रेड? हार्म करेगा इमोबाइल फैक्टर को, स्पेसिफिक टू द इंपोर्ट कंपिटिटिंग कमोडिटीज। यहाँ पे एक्सपोर्ट कमोडिटीज है, लेकिन हार्म किसको करेगा? हार्म करेगा इंपोर्ट, इंपोर्ट कंपीटिंग कमोडिटीज सेक्टर, कमोडिटीज सेक्टर, राइट। यही स्पेसिफिक सेक्टर्स आपका मॉडल है। अब आपने ये स्पेसिफिक सेक्टर पढ़ लिया, अब यही उठ करके आएगा कि हार्म किसको करता है, बेनिफिट किसको करता है, एंड इन मोबाइल पे कैसा इफेक्ट है, मोबाइल पे फैक्टर पे कैसा इफेक्ट है। तो इन मोबाइल फैक्टर पे बेनिफिट है, अगर वो उसका, अगर वो एक्सपोर्ट कमोडिटिंग कॉम्पिटेटिव सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हार्म हो रहा है इफ फैक्टर इफ दे बिलोंग्स टू इंपोर्ट कॉम्पिटेटिव सेक्टर्स। और हमारा लेबर यहाँ पे एम्बिगुअस इफेक्ट है उस पे। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट इसी के अंदर, मतलब स्पेसिफिक फैक्टर ही खत्म हो गया। नाउ दूसरा क्या है यहाँ पे? इमर्सराइजिंग ग्रोथ। इमर्सराइजिंग ग्रोथ तुम्हारा जगदीश भगवती जी ने दिया था, ये 1958 में जगदीश भगवती जी ने, जगदीश भगवती 1958 में दिया था इन्होंने। और ये क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि अगर आपका, जो जो कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो जाता है एज कंपेयर टू वो कंट्री जो बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो ये यही बोल रहे हैं कि जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, बिफोर ट्रेड कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड इज बेटर देन आफ्टर ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट। आफ्टर ट्रेड यानी कि आप मतलब वो ऐसे जो, कैसे मैं बताऊं, कि कंट्री ए है एंड बी है, बी कंट्री बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसके एक्सपोर्ट करने से उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? अब ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो प्राइस उसका, जैसे मान लो एक्स कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी को वो बहुत एक्सपोर्ट कर दिया, तो उस कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ये आपका क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, ये कम हो जाएगा, ओवरऑल कम हो जाएगा, तो टीओटी आपका क्या हो जाएगा? डिटोरिएट हो जाएगा। यही जगदीश भगवती जी कहते हैं कि एक्सपोर्ट कभी कभी बहुत ज्यादा करने से आपकी कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका वेलफेयर भी कम हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट कंसेप्ट, सेकुलर डिटोरिएशन। ये भी वही है, इसको पी सिंगर ने दिया था, प्रविश सिंगर, प्रविश एंड सिंगर, ये दोनों अलग अलग है, 1950 में। अब ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्ट डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड ड्यू टू इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से प्राइमरी प्रोडक्ट का जो प्राइसेस है वो कम हो जाता है रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, इंपोर्टेड फ्रॉम
डेवलप्ड कंट्री, जिसकी वजह से उस कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो जाता है। अब इसके पीछे इन्होंने रीजंस क्या दिया, इसके पीछे रीजंस दिया कि लो इनकम इलास्टिसिटी, लो इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, जिस कंट्री मतलब लो इनकम इलास्टिसिटी यानी कि इनकम कम है, इस वजह से मतलब लोगों के पास इनकम कम है, इस वजह से वो प्राइमरी प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस कम हो जा रही है। और एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जिसका हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से प्राइमरी प्रोडक्ट का प्राइस कम होने की वजह से हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड घट जाता है। लो बार्गेनिंग पावर, लो बार्गेनिंग पावर। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं सेकुलर डिटोरिएशन। इसमें आप एक तरीके का चीट शीट ले सकते हो कि ये आपको, ये पीएस है ना, प्रविश सिंगर ने दिया है, यानी कि यहाँ पे सफर कौन करता है, प्राइमरी एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स सफर्स करते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्सपोर्टर्स सफर, एस फॉर सफर। तो आपको ये याद रहेगा कि पीएस प्रविस सिंगर ने सेकुलर डिटोरिएशन दिया था, जिसमें प्राइमरी एक्सपोर्टर सफर करते हैं ड्यू टू ट्रेड, जिनकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड, टीओटी, टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएट होता है। ठीक है, तो हमने इस सारे मैच द फॉलोइंग से ये सारे कंसेप्ट, अच्छा ये बच गया मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म क्या होता है, ये फोकस करता है कि बुलियनिज्म पे, जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर रहेंगे उसके पास उतना ज्यादा पावर रहेगा। ये जीरो सम, पॉजिटिव सम गेम पे बिलीव करते हैं। ठीक है, ये जीरो सम गेम पे बिलीव करता है, गेस यस, जीरो सम गेम पे बिलीव करते हैं। एंड एंड जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड रहेगा, जिसके पास जितना ज्यादा सिल्वर रहेगा, उस कंट्री का सबसे ज्यादा, उसके पास उतना पावर रहेगा। ठीक है, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, इंपोर्ट को, इंपोर्ट पे टैरिफ लगाते हैं। ये सारा आपका ये प्रविश, सॉरी, मर्केंटाइलिज्म है, जिसको थॉमस मुन ने दिया था। तो मैं मर्केंटाइलिज्म के बारे में थोड़ा आपको बता ही देती हूँ कि इसने क्या क्या बातें की हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मर्केंटाइलिज्म, ताकि आपके पास ये पॉइंटर्स में छोटे नोट हो। मर्केंटाइलिज्म, इन्होंने बुलियनिज्म पे बात किया, बुलियनिज्म, स्टेट एक्शन, स्टेट एक्शन, नीड फॉर, मतलब क्या है, नीड फॉर स्टेट एक्शन टू डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, राइट। नाउ थर्ड इज एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो और सिल्वर और गोल्ड को इकट्ठा करो। फेवरेबल, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी एंड इंपोर्ट पे टैरिफ। ठीक है, ये आपका मर्केंटाइलिज्म का पॉइंट है। बुलियनिज्म का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा आप प्रीशियस मेटल को इकट्ठा कर सको, जो कंट्री जिसके पास जितना प्रीशियस प्रीशियस मेटल होगा, वो कंट्री उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा, बहुत थोरली पढ़ लिया हमने इस कंसेप्ट को। ऐसे क्या करते हैं, पढ़ने से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, तो बहुत तेजी से मूव करेंगे, इसीलिए ये हमारी क्लास थोड़ी सी स्लो है। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग, इनकम इंड्यूस एडजस्टमेंट प्रोसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये ओके। एब्जॉर्प्शन, ये बी है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, that goes to Samuelson and impossible Mundell Fleming। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ये आपका जाएगा सिडनी, एंड इनकम किंग्स, दैट इज टू
टू थ्री, टू थ्री फोर वन, 2341, 2341, 2341। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या जानने की जरूरत है? ये है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन एंड इम्पॉसिबल ट्रिजिडी एंड फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। मतलब ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या, इनकम इंड्यूस एडजस्टमेंट प्रोसेस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इंपोर्ट बढ़ेगा। ये किन्स बोलते हैं, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वो इंपोर्ट ज्यादा करेंगे और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पे चला जाएगा। इनकम घटेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ सरप्लस होगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ये आपका किन्स का है, इनकम से रिलेटेड है। नाउ कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट कि एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या होता है। इसका कुछ, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट लिखवा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको ओके, तो ये आपका इसमें इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू, शो करते हैं, ये क्वेश्चन मैं इसका बता देती हूँ। y इक्वल्स टू, ये नेशनल इनकम है, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये इन्होंने इसको बोला है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन। ओके, दैट शोड टू बी a प्लस b, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू y माइनस ए। ठीक है, अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी चेंजेस हुआ तो दैट्स लेड टू चेंजेस इन दीज बोथ। ओके, डेल डेल ए, ये नोट डाउन करते चले जाने, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये डेल ए एब्जॉर्प्शन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन डायरेक्टली एब्जॉर्ब। एंड डेल बी, अब ये वैल्यू हमने, ये चीजें हमने यहाँ पे डाल दिया, तो डेल बी इक्वल्स टू डेल वाई माइन ए, डेल वाई प्लस डेल डी। दिस इज व्हाट, अच्छा वाई कॉमन ले लिया, दिस इज वन माइनस ए प्लस डेल डी। दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन अप्रोच आर। ठीक है, यही एब्जॉर्प्शन अप्रोच है जहां पे हमारा ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब, एंड वन माइनस ए रिप्रेजेंट करता है प्रोपेंसिटी टू होल्ड, राइट, और सेव। सेकेंड इंपॉर्टेंट कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब, ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में दे सकता है कि अगर ग्रेटर देन लेस देन ए है, मतलब क्या है, बीओपी आपका इम्प्रूव होता है डिवैल्यूएशन से। डिवैल्यूएशन करोगे तो बीओपी इम्प्रूव होगा। अगर ग्रेटर देन वन है तो बीओपी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा बाय डिवैल्यूएशन। ठीक है। सेकंड, सेकंड ये फर्स्ट चीज याद रखनी है। सेकंड क्या है? डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इफ y इंक्रीज इन y इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, तब आपका बी, इनकम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो इकोनॉमी में एब्जॉर्ब स्लोली हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इंक्रीज करेगा। सेकंड, इनकम अगर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सॉरी, इनकम इंक्रीज कर रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन बीओपी आपका डिटोरिएट होगा, घटेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप नोट डाउन कर लेना। नाउ इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ये बोलता है कि तीन फैक्टर कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते, जिसमें आपका क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, परफेक्ट मोबिलिटी एंड फ्री कैपिटल मोबिलिटी, ये तीनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। इसको मंडल फ्लेमिंग ने दिया था। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन सैमुअल्सन ने दिया था। वो क्या बोलता है कि ट्रेड की वजह से सारे फैक्टर के प्राइसेस और सारे फैक्टर के प्राइसेस और कमोडिटी के प्राइसेस इक्वलाइज हो जाते हैं। ये है।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेट द, बिल्कुल ये इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ है, राइट। दिस इज व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ का फॉर्मूला है। तो ये क्या होता है, z इक्वल्स टू, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी माइनस ए टी आई अपॉन 1 - a, वेयर टी इज what, टी आपका रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल टैरिफ। ये दिया ही हुआ है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, z इक्वल्स टू t - ai टी आई अपॉन 1 - a, yes, option number 1 is correct. Okay, now move on to next question. Oh, favorite topic, प्रोडक्ट साइकिल हमेशा पूछता है, ये याद रखना। प्रोडक्ट साइकिल ये हमेशा पूछेगा, ये न्यू ट्रेड थ्योरी है, न्यू ट्रेड थ्योरी का है। तो in the in the product cycle model of international trade, in which state the imitating country start underselling, okay, underselling है the innovating country in the third market, okay। सो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड स्टेज, नो, इट्स फोर्थ स्टेज। अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट साइकिल ऑफ मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, इनोवेशन यानी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बन रहा है, तो सबसे पहले वो अपने कंट्री में बना के बेचेगा, फिर वो थर्ड दूसरे कंट्री में बना के बेचेगा, और दूसरा कंट्री उसको कॉपी करेगा, फिर वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचने लगेगा उसी प्रोडक्ट को कॉपी करके, फिर वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जो जो बनाया था उसका एक्सपोर्ट कम हो जाता है एज कंपेयर टू इमिटेटिंग कंट्री जिसने उसको कॉपी किया। ठीक है, यही है। तो इसके स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप कि ट्रिक मतलब एक शॉर्ट नोट की तरह से। स्टेज 1 ये क्या कहता है कि इनोवेटिंग कंट्री ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या फिर कोई प्रोडक्ट बनाया, इनोवेट किया, तो इनोवेटिव कंट्री कंज्यूम, स्टेज 1 में पहले बनाएगी, खुद कंज्यूम करेगी, कंज्यूम ओनली इन इनोवेटिंग कंट्री, अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन कर रही है, इनोवेटिंग कंट्री। सेकेंड स्टेज होम, अब वो अपने कंट्री पहले बनाई और कंज्यूम कर रही है, देन सेकेंड की होम कंट्री एंड अब्रॉड, दोनों में भेज रही है। ठीक। थर्ड स्टेज, अब जहां पे एक्सपोर्ट, जैसे कि सेमीकंडक्टर, जैसे कि वो अब पहले ईयरपॉड आता था, पहले ईयरपॉड बनना आया, अब इनोवेट हुआ ईयरपॉड, फिर उसका एक्सपोर्ट हुआ, फिर हर कंट्री ईयरपॉड बना रही है। पहले बहुत महंगा आता था ईयरपॉड, अब बहुत सस्ता आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री उसको इमिटेट कर रही है, इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग, बनाना शुरू करेगी, एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन। नाउ कम टू फोर्थ स्टेज, इमिटेटिंग कंट्री प्रोडक्शन के बाद अपने कंट्री में तो बेच ही रही है, अब वो थर्ड मार्केट में बेचेगी, अंडर सेलिंग द इनोवेटिव इनोवेटिंग इनोवेटिंग है इन द थर्ड मार्केट, एंड स्टेज 5 लेटर मार्केट एज वेल। ठीक है, तो ये सारे स्टेज है, नोट डाउन कर लेना। तो देखो यहाँ पे थर्ड मार्केट दे दिया ना, थर्ड मार्केट ये क्या है तुम्हारा, स्टेज नंबर 4। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मैंने आपको एक चीट शीट दिया है कि स्टेज 1 में क्या आ रहा है, इनोवेटिंग कंट्री ड्यू टू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन की वजह से, एंड सेकेंड ये सारे स्टेजेस दिए हुए हैं। इस स्टेज में एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है एंड या फिर कोई प्रोडक्ट बनता है, और कैसे कैसे कोई दूसरी कंट्री उसको फिर से बनाती है, इमिटेट करती है।
ओके, नाउ कम टू, अब हमने जून 2025 के सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत थोड़ा सा टाइम लगा, बट अब हम बहुत तेजी से भाग चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत थॉरली सारी चीजें पढ़ ली है। ओके, नाउ दिसंबर 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट है, हमेशा याद रखना, नॉट है तो नॉट ही रहे, अप्लीकेबल टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, क्लासिकल थ्योरी एडम स्मिथ एंड रिकार्डो वाले हैं। ठीक है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, हाँ, रिकार्डो ने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे बात नहीं की थी, राइट? लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू मतलब बात की थी उस पे। वन फैक्टर मॉडल, यस। जीरो सम के गेम के बारे में नहीं बात की थी, पॉजिटिव सम गेम के बारे में बात की थी। मल्टी फैक्टर, नो। वन फैक्टर मॉडल के बारे में, वन फैक्टर था, एक ही फैक्टर था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल डोमेस्टिकली, यस, एंड इंटर, नो नो, डोमेस्टिकली मोबाइल था, अपने कंट्री में मूव कर सकते थे, बट विद इन द कंट्री मूव कर सकते थे, बट इंटरनेशनली मूवमेंट नहीं है। तो सी डी इज करेक्ट, सी डी ई ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following trade model exhibit the feature of economics of scale and monopolistic competition? ये ओके, कैंप मॉडल नहीं, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मॉडल, नो इट्स नॉट मॉडल, इट्स इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, मॉडल नहीं है। ओके, द क्रुगमैन ट्रेड, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्रुगमैन ट्रेड मॉडल है। ठीक है, क्रुगमैन ने, इसको मैं बता देती हूँ, ये मॉडल क्या है, क्रुगमैन ने दिया था 1979, 1980s में। ये बोलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन अ सिमिलर कंट्रीज, ये बोलता है ट्रेड कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से नहीं होता है। ट्रेड आपका सिमिलर कंट्रीज में जो भी होता है वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की वजह से होता है, नॉट बाय द कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, तो एक मैं छोटा सा नोट लिखवा देती हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन सिमिलर कंट्रीज बेस्ड ऑन economies of scale and monopolistic competition, not by, एडम स्मिथ क्या बोलते थे, कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज, रिकार्डो क्या बोलते थे, कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से हो रहा है। ये क्रुगमैन बोलता है नहीं नहीं, ये चीज नहीं है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, राइट, नॉट बाय कंपैरेटिव एडवांटेज। क्यों होता है? क्योंकि फर्म प्रोड्यूस, ये रीजन है क्यों होता है, बिकॉज फर्म प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, राइट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की वजह से, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, राइट, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की वजह से, एंड कंज्यूमर को वैरायटीज पसंद होते हैं, कंज्यूमर्स वैरायटी की वजह से, इन सारी वजह से ट्रेड होते हैं। ठीक है, ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, supply side of international trade, demand side of international trade, opportunity cost of international, real cost of, okay, supply side ये तुम्हारा चला गया रिकार्डो, डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये आपका अल्फ्रेड मार्शल, अपॉर्चुनिटी हैबरलर, रियल कॉस्ट ऑप्शन नंबर 2। तो इट्स कम आउट टू बी 1 2 1 4 1 4 1432 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, दैट्स वेरी इजी। नाउ ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड सिंगल फैक्टोरियल, ओके, ये तो क्वेश्चन आप कर लोगे, इसका मैं आपको बहुत मतलब ये ओवरऑल कंसेप्ट बता देती हूँ कि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड के क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड
मतलब ये सारे क्या क्या हैं, तो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका क्या होता है, प्राइस इंडेक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस इंडेक्सेस ऑफ इंपोर्ट। तो इसमें आएगा सबसे पहले कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, कमोडिटी टीओटी, विच जिसको हम नेट भी बोलते हैं, नेट बार्टर, विच रिप्रेजेंट प्राइस इंडेक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस इंडेक्सेस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है। एंड सेकेंड इज ग्रॉस टीओटी, ग्रॉस टीओटी यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड, टीओटी मीन्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसको तौसिक ने दिया था, इसको टीजी इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है। ओके, नाउ कम टू इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टीओटी। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, ऐसे ही शॉर्ट नोट बनते हैं जो आपके एग्जाम के कुछ दिन यही काम आएंगे, बुक नहीं काम आएगा, पूरा हम बुक थोड़ी उठाएंगे 2 दिन पहले एग्जाम से। डोरेंस, टी वाई इक्वल्स टू, ये इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, राइट। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स। नाउ कम टू सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये नोट डाउन करते चले जाना, इसको वाइनर ने दिया है। दिस इज ऑल अ टाइप ऑफ चीट नोट। इसको टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, टीसी मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स, टीसी यानी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, विच इज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स इज प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स एक्सपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट। नाउ डबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, टी डी इक्वल्स टू टी सी एफ एक्स अपॉन एफ एन। ठीक है, टी सी यानी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, एफ एक्स इज व्हाट, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट। अब ये हो जाएगा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट, राइट। नाउ कम टू another one, that is real cost TOT, which is TR equals to TS multiplied by RX। RX क्या है, RX आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एम, एफ एक्स, आर एक्स ये यानी सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाइड बाई आर एक्स। आर एक्स आपका रिप्रेजेंट करता है द इंडेक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ दिस यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। नोट डाउन करते जाना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेस used in producing export commodity, right। ये इंडेक्स, द इंडेक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ दिस यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एक्स कमोडिटी, राइट। नाउ लास्ट वन इज व्हाट, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या होता है, इसको मार्शल ने दिया था, और ये रिप्रेजेंट करता है चेंजेस इन यूटिलिटी गेन फ्रॉम इंपोर्ट, गेन फ्रॉम इंपोर्ट, इंपोर्ट्स, राइट। तो इतने सारे हमने टाइप्स पढ़ लिए। अब आओ क्वेश्चन, किससे दोगे, डबल फैक्टोरियल से दोगे, पूछो, मैं सारा आंसर्स कर लूंगी। तो एक क्वेश्चन से हमने सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब हम सॉल्व कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये तुम्हारा किसने दिया है, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड।
सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड वाइनर ने दिया है, वाइनर, दैट कम्स आउट टू बी इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, डॉरेंस ने दिया है, एंड ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ये आपका तौसिग ने दिया है, एंड सेकुलर दैट इज कम टू बी प्रविस सिंगर। तो मैच कर लेना, यू कैन मैच इट ऑन ऑन। Okay, now come to next question. Which of the following is true for international monetary system? International monetary system के बारे में पूछा है। ओके, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंड, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, बहुत कॉमन सेंस है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, राइट? ऑप्शन तो दिख ही गया आंसर आपको। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, यस। ओपेक, ओके, ओपेक, ओके। ब्रिटेन वुड सिस्टम, यस, ओके। एशियन डेवलपमेंट ये नहीं आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका नहीं आएगा, राइट? एंड ओपेक, ओपेक नहीं आ सकता है। लॉ ऑफ वन प्राइस, यस। द करेक्ट ऑप्शन इज ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे कुछ इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ लेना आप इसको। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम अर्लीस्ट, अब देखो हमारे पास इजी इजी आने लगे, तो बहुत जल्दी से हम मूव ऑन करेंगे अब, ठीक है? Arrange the following from the earliest to the latest. तो सबसे पहले आपका आया मर्केंटाइलिज्म, ई। नाउ प्राइस स्पेसिफिक फ्लो, ये आपका आया है 1950, सॉरी 1752। कंपैरेटिव एडवांटेज ये एडम स्मिथ ने 1776 में दिया था। एब्सोल्यूट, सॉरी रिकार्डो ने दिया था, रिकार्डो ने 1870 में दिया था। एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने 1776। इंट्रा ट्रेड इंडस्ट्री न्यू ट्रेड थ्योरी है, तो ये तो लास्ट में ही आएगा, राइट? तो ई, ई ए, ई ए सी बी डी, ई ए सी ई बी डी, ई ए सी बी डी, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, ना मूव ऑन टू, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लेना आप इसको। ओके, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। ऑल टैरिफ आर रिमूव्ड बिटवीन मेंबर्स एंड कॉमन, कॉमन आ गया ना, कॉमन, तो ये सीधे चला गया तुम्हारा कॉमन मार्केट में, ऑप्शन नंबर सी। All tariff are removed between members and group adopt a common external commercial policy, right? Commercial policy towards non-member. Okay. All member of the group remove tariff of each other's product at the same time retains independent trading practices within the non-member. Okay. Most comprehensive advanced स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका चला गया, मतलब सबसे ऊपर सबसे हाई तुम्हारा क्या होता है, इकोनॉमिक यूनियन, तो ये आपका फोर्थ चला गया। एंड बी, ये हमारा कॉमन एक्सटर्नल कॉमर्शियल पॉलिसी, ये आपका कस्टम यूनियन है। एंड दिस इज वन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है? तो दिट्स कम आउट टू बी 3214, 3214, 3214, 3214, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे आपको ना इसके चीट नोट्स दे दिए हैं कि फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है। मेंबर जो कंट्री होती है वो टैरिफ रिमूव करती है अपनी कंट्री के लिए, बट नॉन मेंबर्स, बट इंडिपेंडेंट फॉर ईच मेंबर्स की अब जो ट्रेड पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट रहती है। ये आपके हाइलाइट्स हैं, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। ये बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यू कैन इज, हाँ, वन कॉमन थिंग इज दैट कि कॉमन मार्केट में लेबर एंड कैपिटल फ्रीली मूव करते हैं, जो कि किसी भी मार्केट में मूव नहीं करते, राइट? किसी भी इंटीग्रेशन में, यहाँ पे भी नो है, यहाँ पे भी नो है, एंड यहाँ हाँ इकोनॉमिक यूनियन में भी करते हैं। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कि पूछ सकता है किसमें लेबर एंड कैपिटल फ्रीली मूव कर रहे हैं, फैक्टर मोबिलिटी, ठीक है? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, which of the following are not the definition of gain from trade? Okay, it is the benefit individual and country derive from participating in international trade. Yes, international trade से जो benefit होता है, लेकिन हमें क्या देखना है, नॉट, नॉट देखना है, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है? नॉट देखना है।
इट इज द ग्रॉस बेनिफिट टू इकोनॉमिक एजेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन, यस इकोनॉमिक एजेंट मतलब क्या, प्रोड्यूसर कंज्यूमर सबको बेनिफिट हो रहा है, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज द डिडक्शन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम द प्रोड्यूसर सरप्लस, नो इट्स नॉट करेक्ट, ये गलत है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोडक्शन सरप्लस का नहीं है। इट इज द नेट benefit to the economic agent that result from an increase in trade, ओके नेट बेनिफिट, नो नेट बेनिफिट कैसे हो सकता है, ये कह रहा है कि नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस कंज्यूमर सरप्लस ट्रेड करने के बाद, प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस कंज्यूमर सरप्लस ट्रेड करने के पहले, ये बोल रहा है, तो ये थोड़ी है, नो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। It is the sum of total of producer surplus and consumer surplus. Sum of total. No, this is not sum of total of producer surplus. Instead of this, ये हम कह सकते हैं कि gains from trade surplus plus consumer, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। So C D is not correct. Option number 4 is not correct. Now move on to next question. सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल मिलेंगे, राइट। सो इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। आर्बिट्रेज देखो अब बहुत इजी इजी आ गया, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कंसेप्ट थॉरली पढ़ लिया। अब इजी इजी है, देखती हूँ क्या क्या है। रिफर्स टू व्हेन एन इन्वेस्टर एक्सेप्ट एंड रिस्क फॉरेन एक्सचेंज, ओके ये क्या है, फॉरेन, आई थिंक दिस समथिंग इज मिसिंग हियर, ओके ठीक है, तीन ऑप्शन सही लगा लेती हूँ। आर्बिट्रेज, हेजिंग, हेजिंग आपका रिस्क रिस्क से रिलेटेड है, तो दैट्स कम आउट टू बी ऑप्शन नंबर, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन refers टू ऑप्शन नंबर बी इज, बी इज फोर्थ, ये फोर्थ है आपका, बी का, डी का फोर्थ, देखो एक ही से हो गया, डी का फोर्थ, नहीं 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 नहीं, ये है ना डी का फोर्थ, बी का फोर्थ, ओह गॉड, मेरा दिमाग लॉकडाउन में जा रहा है। ए मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ABCD, आई एम जस्ट बिहेविंग लाइक कि एग्जाम में कैसे पैनिक हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ। देन ये आपका है ऑप्शन नंबर बी का फोर्थ, हेजिंग। स्पेक्यूलेशन refers to when an investors accept and seek foreign exchange risk, ओके ये आपका हो सकता है, ओके ये हो गया, ये आपका हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, refers to purchase of currency money, हाँ ये हो गया आपका स्पेक्यूलेशन, तो ये आपका 3, हाँ देखो ऑप्शन नंबर 4 इट इज करेक्ट, ऐसे ही निकाल लिया, दो ऑप्शन सही हो गया, ओके। सो दैट इज इट ऑन टुडेज वीडियो। देखिए नेक्स्ट अभी कितने हैं क्वेश्चंस, ओके एक बार इसको ही कर लेते जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल रीजन फॉर सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस, सरप्लस का क्या कारण है, डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट, यस इम्पोर्ट घटेगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जाएगा। डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट हमारी कंट्री का अगर कम होगा तो इनफ्लो होने लगेगा, कैपिटल इनफ्लो होने, सॉरी आउटफ्लो होने लगेगा, लोग बाहर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें वहां ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यस। हाई आउटवर्ड फॉरेन, नो, FDI बाहर जाएगा, सरप्लस कैसे होगा, तो ए एंड सी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ओके। ओ गॉड, सो दैट इज इट ऑन टूडेज वीडियो, विल मीट टुमारो, एंड टुमारो हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, देखो कितने ढेर सारे, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने आपने क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन लगा लिए तो पक्का आप 70% तो कर ही सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ओके। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, बाय।